नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड ने सबको एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। पुलिस आज आरोपी आफताब को जंगल में लेकर गई, जहां पर उसने शव के टुकड़े फेंके थे। आफताब पुलिस की हिरासत में है और जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि उसने कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की। देखते हैं पहले मुकेश सिंगर की ग्राउंड रिपोर्ट। आफताब, आपको शर्मिंदा है आपकी बात आफताब? 28 साल के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर महरौली के उस जंगल में ले गई, जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था। पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर, वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है, क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। आफताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बर्बर, जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा, उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका। वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया, जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए। आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था। श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था, वहां रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थीं। हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था। मुझे तो अभी 1 महीने हुए आए हुए, तो आफताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का, तो उसने आकर के गेट खोल दिया था। और गेट खोलने के बाद जो है कि उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस इतना ही। और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट वीक 3-4 दिन के स्पैन में आपने 6-7 लड़के हाँ जी देखे हैं। स्कूटी से देखे हैं, शॉर्ट्स ड्रेस में देखे हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही जाते थे। 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा। चाकू की धार पर रखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया, तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई। 19/5 को आया था और उसने एलजी का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। सर, पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी। और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर, 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा। और फिर उसने, पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया, आफताब को बुलाया, और आफताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर, नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा। आरोपी आफताब
लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है। फ्रिज की फॉरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की एफएसएल की टीम थाने पहुंची। श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक आरोपी आफताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। यहां तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है, शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है। उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है, क्योंकि हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एलएन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। मिस्टर राव, पहला सवाल यही है कि इस मामले में सबूत हासिल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं हत्याकांड को। देखिए मैम, जो सबूत की जहां तक बात है, वो कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो कि भी मिटते नहीं है, और ये केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और सर्कमस्टांसेस इस केस में अभी तक हैं, नो डाउट। जो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हैं, जैसे डेड बॉडी का मिलना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना, और कोई फिंगरप्रिंट होना, खून का मिलना, और कोई ऐसी चीजें मिलना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस केस में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जो सबूत है वो है आपका कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों के इकट्ठा होना, लास्ट सीन थ्योरी, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट केस समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में समझा जाता है, लास्ट सीन थ्योरी, कि कौन किस आदमी के साथ में लास्ट में वो देखी गई थी श्रद्धा। ये ऑब्वियसली शायद इन्वेस्टिगेशन में आया होगा, किसी के साथ देखी गई थी। इसके साथ में इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स इसके साथ में, उसके बाद इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है आफ्ताब का, कि ये डिस्क्लोजर में जो बातें कहेगा, तो एविडेंस एक्ट की धारा 27 एक है, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी बात पुलिस के सामने कही जाती है तो वो मान्य नहीं होती है, लेकिन उस बात के कहने के बाद कोई भी चीज आगे फर्दर उसकी डिस्कवरी होती है, रिकवर होती है, या कोई और चीज मिल जाती है कि जो उसने बोला है उसके बाद ऐसी चीज मिली। मान लो इसने कहा कि मैंने डेड बॉडी के टुकड़े जंगल में फेंक दिए, और वो टुकड़े कहीं मिल जाते हैं और वो डेड बॉडी उसी श्रद्धा की साबित हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा अहम सबूत माना जाता है कि उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर उस आदमी की कोई भी चीज ऐसी, उस डिसीज की कोई चीज मिली है। इसके अलावा फ्रिज के अंदर कितना ही वो साफ कर ले, कहीं न कहीं ब्लड के स्टेन्स मिल जाएंगे, और कहीं भी अगर डेड बॉडी का एक भी हड्डी मिल गई, उससे डीएनए टेस्ट करने में आसानी हो जाएगी और डीएनए टेस्ट इसमें हो जाएगा। इससे अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये रहेगा, आगे जो होने वाला लग रहा है मुझे, वो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी बातें, किस प्रकार से इसने तैयारी की, क्या क्या इसके प्लानिंग थे, क्या कोई इसके साथ कोई और एसोसिएट था या नहीं था, और प्लानिंग में कैसे इसने ये सारा प्लान किया, कैसे ये इसने तैयारी की, तैयारी करने के बाद फिर भी डेड बॉडी को घर में रखते हुए नॉर्मल लाइफ ये इस्तेमाल कर रहा था। तो ये बहुत ही घिनौना जो कृत्य किया है, वो एक प्रकार से, मैंने अपनी सर्विस में 37 साल मैंने पुलिस में सर्विस की है, बहुत अच्छे केस, मर्डर केस इन्वेस्टिगेट किए हैं, और अभी ट्रायल में 8 साल से मैं मर्डर केसेस की ट्रायल करा रहा हूँ। ऐसा जघन्य अपराध मैंने कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं। मिस्टर राव, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे 10 हड्डियां मिल गई हैं, तो क्या कन्विक्शन तक पहुंचने में मददगार होगा ये? जी, मैं बिल्कुल यही बात आपको बता रहा था। 10 हड्डियां मिल गई, वो हड्डियां ये साबित हो गई डीएनए में कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं, क्योंकि श्रद्धा के जो हड्डियां हैं वो उनके पेरेंट्स के डीएनए से मिलाई जाएंगी, और वो अगर साबित हो गया कि श्रद्धा की है और उसके इंस्टेंस पे वो हड्डियां मिली हैं, तो ये बहुत बड़ा सबूत है, और इसको फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए काफी रहेगा ये भी। और इसके अलावा भी बहुत सी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैंने पहले बताई है वो, और अभी इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत बकाया है। जैसे हड्डियों को भेजा जाएगा डीएनए टेस्ट के लिए, और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और इसके अलावा भी बहुत अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी तो 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई है, इनिशियल स्टेज पर है, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन आएगी। और दिल्ली पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, बहुत एज डिटेक्टिव लगे हुए हैं, और बहुत क्लोजली सुपरवाइज सीनियर ऑफिसर्स इसको कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस केस की तफ्तीश बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही आप समझे चर्चित केस है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अनटर्न्ड स्टोन अनटर्न्ड नहीं रहेगा। और मैं मेरा पूरा विश्वास है कि ट्रायल में साबित होगा, और इस आदमी को घिनौना कृत्य करने के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में डालकर इसको फांसी की सजा होनी चाहिए इस केस में।
जी मिस्टर राव, कन्विक्शन के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम हो सकता है, क्योंकि इतना जघन्य हत्या ये हुई है लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होता है मूवन। यस टाइम फ्रेम होता है। इसकी अरेस्ट के 90 डेज तक के लिए इन्वेस्टिगेशन करने का लिए अधिकार है सीआरपीसी में दिया गया है कि 90 दिन तक इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। 90 दिन से पहले इसमें चार्जशीट फाइल हो जाएगी। ये 90 दिन अपर लिमिट है, ये जल्दी भी हो सकता है, 60 डेज में भी हो सकता है, 50 डेज में भी हो सकता है। उसके बाद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट्स है वो इसमें लग जाएंगी या बाद में लग सकती हैं। उसके बाद डिपेंड करता है ट्रायल कोर्ट कितनी, इसमें अगर स्पेशल कोर्ट ट्रायल के लिए नियुक्त किया जाए तो इसको डे टू डे बेसिस भी नहीं तो वीकली बेसिस पे अगर इसका ट्रायल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 साल फिर भी इसको ट्रायल खत्म करने में लग सकता है, बहुत जल्दी करे तो। लेकिन 1 साल से पहले इसके ट्रायल खत्म नहीं हो सकता। ये आजकल के जो हालात हैं हमारे कोर्ट्स के कि जिसमें पेंडेंसी ऑफ केसेज इतनी ज्यादा है, तो इस वजह से इसमें हो सकता है कि टाइम लग जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसको स्पेशल केस को ट्रीट किया जाए ऐसे जघन्य अपराध को ताकि पब्लिक में मैसेज आए कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले की जल्दी से ट्रायल होगी और इसमें ताजा एविडेंस रहेगी, ताजा इसमें एविडेंसेस के लिए विटनेसेस होंगे और फ्रेश एविडेंस के साथ साथ जो गवाहियां होंगी वो एक बहुत रिलायबल गवाही होगी। और इसके बाद मैं समझता हूं कि अच्छी तरह पुख्ता इसमें एविडेंस होने के बाद में एक सजा हो सकता है। आपने तो बहुत केसेस देखे हैं अपने कार्यकाल में, मामले का पता ही 6 महीने बाद पता चला है। क्या सुझाव देंगे लोगों को क्राइम का समय रहते पता चल सके? देखिए, ये मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट तो इन्होंने 6 महीने पहले लिखवा दी थी इनके पेरेंट्स ने, लेकिन उसके बाद हो सकता है उसको ढूंढने में कई बार पुलिस ये समझती है कि मेजर लड़की है तो उसको बहुत सीरियसली नहीं देखते हैं। अगर माइनर लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट होती तो डेफिनेटली बहुत उसमें कानून भी अलग है, प्रोसीजर भी अलग है। लेकिन मेजर लड़की समझकर शायद पुलिस ने उसको ढूंढने में थोड़ी देरी करी है। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि एक न्यूक्लियर फैमिलीज हमारे यहाँ आजकल हालात ये चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं तो उनका आपस में मेल जोल नहीं रहता है और इस प्रकार से ये बच्चा, ये जो श्रद्धा है, ये इसके अक्यूज के चंगुल में, मैं कहूंगा चंगुल में फंस गई और इस प्रकार से वो इससे एफिलिएटेड होगी। और उसने किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अगर वो चाहती तो बता सकती थी अपने पेरेंट्स को मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो फिर भी पुलिस ने इतना मशक्कत के साथ बाद इसको 6 महीने बाद इस बात को खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस को जब बताया तो दिल्ली पुलिस ने, और लीड असल में लीड इसको मुंबई पुलिस से मिली है जहाँ महाराष्ट्र पुलिस से लीड मिली है और उस लीड को दिल्ली पुलिस ने आगे फॉलो अप करके इस आदमी को पकड़ा है। और मैं समझता हूँ कि आगे समाज में ये देखना चाहिए कि इस प्रकार के केसेस से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कहीं भी ऐसा कोई आदमी ट्रैप में फंस जाए तो उसको तुरंत कहीं न कहीं अपने किसी सहयोगी को, अपने किसी बहुत कॉन्फिडेंट ये जो आदमी है, मान लो श्रद्धा अपने किसी सहेली को बताती या किसी और दूसरे किसी फ्रेंड को बताती तो ये शायद आज श्रद्धा ये जिंदा रहती। बिल्कुल मिस्टर राव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम बातें हमें बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए इसी मामले से हम सीधे आपको अब मुंबई ले चलते हैं। मुंबई से सटे वसई में आफताब और श्रद्धा को जानने वाले तो भरोसा ही इस पूरे मामले पर नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच 15 दिन पहले अचानक से आफताब के परिवार वालों का घर छोड़ जाना भी हैरान करने वाला है। श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफताब मुंबई के करीब वसई का रहने वाला है, लेकिन 15 दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए। आफताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था। 15 दिन बाद आफताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में हैं। बहुत झटका लगा कि अपना बच्चा होकर के और उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ, तो एक ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा ये कर सकता, यकीन नहीं होता आपको ऐसा हुआ। 15 दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे? हाँ, देखा था मैंने। बातचीत करने की कुछ हुई थी? बातचीत बस इतना ही हुआ था, किधर रहता है तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा जॉब उधर लग गया, मैं वहाँ रहता हूँ, बस इतनी बात हुई। कोई उसके हाव भाव में परिवर्तन, चेहरे पे परिवर्तन एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, इतना बड़ा कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था। वही तो हम लोग को भी शौक लगा, बोल रहा हूँ रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के, इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया है कि आदमी की रूह कांप जाए, ऐसा काम किया है। यूनिक पार्क सोसाइटी में आफताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था। ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनमें उनका परिवार यहाँ पर रहता था। ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूनावाला। हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर
किराएदार रहते हैं, यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए। श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन उनका घर भी बंद है और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के साथ बीएमएम की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया कि श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी, इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी। आफ्ताब ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती थी। वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जिन लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी। तो अब ऐसे इंसान का यूं ही जो मतलब जो खबरें आ रही है कि शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा आफ्ताब के ऊपर, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की। वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे बात करेंगे आम आदमी की पेंशन की। क्या राजनीति के चलते बढ़ गया है पेंशन का पेच? तो देश की बात में बात अब पेंशन की। केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच टकराव का एक और मुद्दा गंभीर हो गया है। दोनों के बीच में फंस गई है आम लोगों की पेंशन की रकम। ये रकम किसके पास रहे, इसका मसला आने वाले दिनों में कोर्ट तक पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है। देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके वो कुछ और देगी, इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात ये है कि पुरानी नई पेंशन स्कीम में
कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है, राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है। कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को अब तक गड्ढा मुक्त हो जाना था। खुद मुख्यमंत्री ने इसके लिए 15 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन जैसे कि हर वायदे और दावे के साथ होता है, गड्ढा भरपाई की रस्म भी वक्त पर पूरी ना हो सकी। अब इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। जहां कुछ नई सड़कें बनी हैं तो उनकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में इस सड़क को बनाने में सरकार ने 3 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च किए। 7 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल ये है कि फावड़ा तो छोड़िए, आप अपने हाथ से जहां चाहे वहां से आसानी से इसे उखाड़ सकते हैं। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार करती है। लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों के भ्रष्ट तंत्र के मिलीभगत से बनी सड़क बस 3 दिन में उखड़ गई। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट कर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से कार्रवाई की मांग की। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद पीलीभीत के डीएम ने जांच बैठा दी है। सड़क का जो वीडियो वायरल हुआ था और मैंने उसका संज्ञान लेते हुए हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और एक्सीएन पीडब्ल्यूडी है, उनको मौके पे भेज करके जांच कराई और वहां जा करके उस जगह पे उन्होंने देखा तो प्रथम दृष्टया शिकायत की पुष्टि हुई है और उस पर मैंने जो फर्म है वीके कंस्ट्रक्शन, उसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए लेटर भेजा है और जो साइट जिनको पर्यवेक्षण करना होता है वहाँ पे जो संबंधित जेईई है, जिनका उत्तरदायित्व था कि इसकी क्वालिटी जो मेंटेन करते हैं, उनके खिलाफ भी शासन को कार्रवाई के लिए मैंने पत्र भेजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर यानी मंगलवार तक प्रदेश की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन हर जिले से आ रही ऐसी तस्वीरों के चलते ये मियाद 15 दिन और बढ़ा दी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि प्रदेश के करीब 78% सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। बाकी शेष बची 22% सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ये गाजियाबाद के पॉश क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सड़क है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, आप देख सकते हैं। यहाँ आए दिन जो है लोग ई रिक्शे से, स्कूटर से गिरते हैं, धूल उड़ती है। और वैसे ये सड़कें आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले में मिल जाएंगी जहां सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। वैसे 15 दिन और मांग रही है सरकार गड्ढे मुक्ति के लिए, तो 30 नवंबर तक और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत ये गाजियाबाद के पॉश एरिया की सड़क बताती है। अपने सहयोगी आजम और पीलीभीत में हरपाल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। सचिन पायलट कल महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। वाशी में उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान में दोनों पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी और यात्रा को सफल बनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है। तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे आपस के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्राएं होगी संपन्न और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है और साथ में देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कांग्रेसजनों में लेकिन सभी नागरिकों में उसका बड़ा उत्साह है कि यात्रा आएगी और बड़ा ऐतिहासिक उसका यहाँ स्वागत होगा। और अब तक जो हमने देखा है लाखों के तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो आपस में टकराव है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो गए हैं। लेकिन राजस्थान में पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हैं। सचिन पायलट ने पहले ही मांग कर दी है कि राजस्थान में राजनीतिक असमंजस खत्म हो और उनका महाराष्ट्र की वाशिम में यात्रा में शामिल होना अपने आप में अहम माना जा रहा है। ऐसे में दोनों की गुटबाजी यात्रा पे भारी नहीं पड़ सके, इसको लेकर भी कांग्रेस चौकस है। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही नहीं, अब गुर्जर आरक्षण मंच ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 5% अतिरिक्त आरक्षण मिलने के बाद नौकरियों का बैकलॉग है और शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो राजस्थान सरकार है इसके साथ हमारे पिछले 4 साल में 2 समझौते हो चुके हैं, लेकिन उन समझौतों का जो क्रियान्वयन उस समय हुआ उसके बाद जो पेंडिंग मैटर्स हैं उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। ना तो 233 की नौकरियों पे कोई क्लैरिटी आई है जबकि वो लीगली वैलिड है। 6 महीने से बच्चे दर दर भटक रहे हैं। हमारे केसेस जो जिनका निस्तारण होना था 4 साल से उनके केसेस का निस्तारण नहीं हुआ। हमारी देवनारायण योजना में 13,000 छात्रवृत्तियाँ पिछले 3 साल से पेंडिंग हैं। हमारे देवनारायण योजना के, गुरुकुल योजना के स्कूलों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो हो नहीं रही हैं। बैकलॉग अभी तक मिला नहीं है। हमारा सीधा सा कहना है 4 साल से हम लोग बैठ लिए, बहुत मनवार कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, अन्यथा हम राहुल गांधी जी को, सम्मान्य राहुल गांधी जी को राजस्थान में गुजरने नहीं देंगे। ये पूरा गुर्जर समाज एकजुट है इस बात को लेकर के। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में दाखिल होने की है। यात्रा पूर्वी राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगी, जो गुज्जर बहुल्य क्षेत्र है। यही वो इलाका है जहां पहले भी गुज्जरों ने आरक्षण के नाम पर हिंसक आंदोलन किया था। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 20 नवंबर को राहुल गांधी बुरहानपुर के रास्ते प्रवेश करेंगे। 3 नवंबर तक को खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा जैसे जिलों से होते हुए राजस्थान निकल जाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच तोड़ो जोड़ो की बयानबाजी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन 19 विधायकों पर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। राहुल गांधी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद तैयारी में जुटे हैं। वैसे निमाड़ के कुछ जिलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव की जगह कमान निर्दलीय विधायक शेरा को सौंपी गई है। इस बीच चर्चा ये है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस 2 की तैयारी में है। मालवा निमाड़ से 6,
महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल से 1 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। वहीं कांग्रेस कह रही है उसके संपर्क में भी बीजेपी के कई विधायक हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। भाई शुरुआत किसने की थी संपर्क की? कमलनाथ जी ने। उस समय विधायकों को तोड़ने की शुरुआत किसने की थी? कमलनाथ जी ने। शुरुआत आप करो और चाहो कि हम जवाब भी नहीं दें। कमलनाथ जी जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उन्होंने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा, परंतु कोई अगर स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। 114 विधायकों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब वो 95 के साथ खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन सबको बुरहानपुर के गांव में मौजूद रहने की हिदायत मिली है, यानी उसी दिन एक और परीक्षा हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने के बाद 1-2 दिन विश्राम करेंगे, फिर गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे और 23 नवंबर से अब यात्रा शुरू होगी जो 5 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन बयानों में अगर ज़रा भी दम है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने भारत जोड़े रखने के अलावा अपने विधायकों को जोड़े रखना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी उन्हें तोड़ने की जुगत में है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और आगे बात गुजरात चुनावों की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी बीजेपी की उम्मीदवार है, मीडिया के कुछ सवालों से बचती दिखी। पिछले 27 साल से है, पूरा जनरेशन है जिसने इस सरकार के अलावा कोई और सरकार देखी ही नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां तो गुजरात के विधानसभा चुनावों में जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की उम्मीदवार रिवाबा जडेजा प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मीडिया के सवालों से बचना चाहती हैं। वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं। हमारी सहयोगी तनुश्री ने उनसे बात करने की कोशिश की। आपको चॉकलेट भी मिला है, इतना प्यार मिल रहा है कि चॉकलेट भी मिल रहा है। सब हमारे ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देंगे। हर जगह अगर प्यास लगी है, कुछ पीना है, एनर्जी चाहिए, तो ऐसे ही दे देंगे कि ले लो। आप तो हमारी ही हो, तो फिर वही है, एक जो भावना है, एक जो फीलिंग है। मैम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। एक सरकार, भाजपा की सरकार यहाँ पिछले 27 साल से है, पूरा जनरेशन है जिसने इस सरकार के अलावा कोई और सरकार देखी ही नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां तो ग्राउंड पे होती ही होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत कुछ है ग्राउंड पे? हाँ मैम, कुछ तो आपको लगता होगा। जॉब्स फोकस चुनाव पे है, अभी हमारा फोकस ज्यादा। बट आपको क्या लगता है, कुछ प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ी सी? हम लोग बहुत लोगों से सुन रहे हैं, बच्चों से, कि जॉब्स की भी थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं।
विकास जी कुछ तो अभी अभी हम कैंपेन में चल रहे हैं ना, तो आप ये माहौल देखिए ना। बिल्कुल नहीं बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा बहुत है, जॉब्स की वही डेवलप करेंगे आराम से। वो जो आप बोल रहे हो ना। अच्छा मैम, मोरबी को लेके एक बहुत जरूरी सवाल था। एक सेकंड मैं इनको मिल लूं। हाँ मिली मैम, ये जरूरी पर सवाल है। आप नहीं बात करना चाह रही हैं?